नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा भारतीय संविधान पर। और भारतीय संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको मैं लेकर चलूंगा इसके अंदर। और मोटा मोटा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा भारतीय संविधान की अनुसूचियों को। और कुछ ट्रिक के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि आपको हमेशा के लिए वो याद रहें। सबसे पहले संविधान के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, मोटा मोटा हम पढ़ते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बट इसकी जो सबसे पहली जो संविधान सभा का गठन हुआ था, एक तरीके से सबसे पहले वो आपका पेपर में कई बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, जुलाई 1946। और जो पारित किया गया था, एक तरीके से संविधान कैसे कि संविधान जब पारित हुआ था तो ये इसकी डेट है 26 नवंबर 26, एक मिनट, शायद ये मार्कर चलने में कुछ दिक्कत करता हुआ, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये डेट कई बार आती है पेपर में, वैसे ये तो नहीं है, लेकिन हाँ ये डेट कई बार पेपर में आ जाती है कि पारित कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। और ऑप्शन में आपको 26 जनवरी 1950 भी देता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पर टिक मार देते हैं। लगभग कहा जाता है कि 114 बार बहस हुई थी इसके ऊपर, तब जाके संविधान बना। और उसको बनने में लगभग 3 साल और मोटा मोटा 3 साल, और एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो लगभग 2 साल कुछ 11 महीने और कुछ दिन थे, आई थिंक 18 हाँ ठीक है, 2 साल, ये 2 ईयर से ध्यान रखना आपको। इट मीन्स 2 ईयर्स 14 मंथ्स एंड 18 डेज, इतना टाइम लगा था इसको बनने में। और टोटल जो अमाउंट इसके ऊपर खर्चा आया था कुछ 63,96,729, एग्जैक्टली फिगर आपको याद होना चाहिए। 63,96,729 रुपये खर्च किए गए थे संविधान निर्माण में कुल मिलाकर। और उस टाइम लगभग 22 अनुच्छेद थे इसके अंदर, माफ़ कीजिएगा 22 भाग थे, और 395 अनुच्छेद, हाँ जी ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे इसके अंदर। और अगर मैं अनुसूचियों की बात करूं, ये भाग है दोस्तों, 395 अनुच्छेद, और टोटल अनुसूचियां उस टाइम थी 8, ये भी आपको बताना चाहिए। और आज मैं आपको जो कवर करने वाला हूँ वो अनुसूचियों को ही मैं कवर करूँगा आज। और अनुसूचियाँ अब हो गई हैं 8 से 12, ये ध्यान रखना है आपको। तो अनुसूचियाँ हो गई 12, ये 12 अनुसूची आज मैं आपको बताऊंगा और आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ये वीडियो एक या दो बार आप देख लेंगे तो वीडियो को मुझे लगता नहीं है कि आपको एग्जाम के लिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। संविधान की अनुसूचियाँ प्रेजेंटिंग फ्रेंड्स एजुकेशन, मैं एक एक करके आपको बताने का प्रयास करूँगा और आपको 2 तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, जैसे भी आपको याद हो जाए। सबसे पहले मैं अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 को कवर करूँगा। 1, 2, 3, 4। तो अनुच्छेद 1 इज़ वेरी सी, बहुत ही इजी। अनुच्छेद 1 में तो कुछ है ही नहीं खास। ये एक लाइन है जिसे आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए 1, 2, 3, 4 को याद करना। और लाइन क्या है, भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पदाधिकारियों के वेतन और पद ग्रहण की शपथ का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। भाई दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मैंने चारों अनुसूचियों को इस लाइन के अंदर कवर करने का प्रयास किया है। सबसे पहले भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ये अनुच्छेद 1 कहता है। पदाधिकारियों की जो भी कहानी होगी वो आपका पदाधिकारी के वेतन हो गए, पेंशन हो गई, ये अनुच्छेद 2 कहता है। और ये पद एक तरीके से पद ग्रहण कैसे करते हैं, शपथ कैसे लेते हैं, ये अनुच्छेद 3 आ गया। और आगे जो पढ़ते हैं तो इनका राज्यसभा में ये आपका चौथा आ जाएगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आपके कवर होंगे। और मैं आपको 2-3 तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला मैं आपको मोटा मोटा बता चुका हूँ, और अब इनको एक एक करके थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अनुच्छेद पहला क्या कहता है, माफ़ कीजिएगा, अनुसूची पहली क्या कहती है। इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची प्रथम ऐसा कहती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं 28 स्टेट्स हमारे, 29 स्टेट्स एक बाद में बना, और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि लक्षद्वीप। ये रहा, आपको कई बार एग्जाम में पूछता है कि भैया लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, कवारती। इसके पीछे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। और एक होता है आपका दादर नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली और दमनदीप, जैसे दादर नगर हवेली ये रहा। इसकी भी ज़्यादातर लोगों को कैपिटल नहीं पता होती है। भाई हवेली है तो कोई ना कोई कपड़े सिलने वाला तो होगा, तो हवेली से इसकी राजधानी बन जाएगी सिलवासा। ये भी पेपर में कई बार पूछ लेता है। और बाकी सब तो ईजी है, जैसे अंडमान की पोर्ट ब्लेयर है, इट्स इजी टू लर्न। दमनदीप की दमन हो जाती है, चंडीगढ़ की आपकी चंडीगढ़ है, जो भी है चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, और दिल्ली की नई दिल्ली।
तो इस तरीके से आपको और सारी याद रहेंगी मेरे हिसाब से। तो बस आपको याद कौन सी रखनी है, जो भूल जाते हैं बच्चे, लक्षद्वीप की कवारती, लक्षद्वीप की है जो कैपिटल है वो है कवारती, और दादरा नगर हवेली की है सिलवासा। तो अनुच्छेद प्रथम कहता है कि भारत 29 राज्य इसके अंदर हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सेकेंड अनुसूची जो कहती है वो कहती है इनके जो मेन पदाधिकारी हैं, जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, बहुत सारे हो गए, राष्ट्रपति हो गया, या फिर आपका राष्ट्रपति आपका सेंटर के लिए, देश के लिए, और राज्यपाल आपका राज्य के लिए, और जो भी है जैसे लोकसभा का जो मेन आदमी होते हैं उनको अध्यक्ष कहते हैं, उपाध्यक्ष कहते हैं, और विधानसभा में भी सेम अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और ऐसे ही सेम एस्टिस राज्यसभा में होते हैं सभापति और उपसभापति, और वैसे ही आपके विधान परिषद में भी सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। तो ये जितने भी मेन लोग हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, भारत के महालेखा नियंत्रक परिषद अनुच्छेद 148 कहता है। तो ये सभी लोगों को जो मिलने वाला वेतन है और इनके जो भत्ते हैं और जो इनकी पेंशन है, ये सभी दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किए गए। उसके बारे में वर्णन सेकंड अनुसूची के अंदर किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है, यहाँ पे फोटो लग रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का, बट मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, पीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जो भी हमारे मेन लोग हैं जो भारत के, जैसे कि आपका राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, ये सभी जब शपथ लेंगे तो उस शपथ के अंदर क्या होगा, कौन उनको शपथ दिलाएगा, आदि बातों का ध्यान रखा गया, उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। तो अब चलते हैं अनुसूची 4 की ओर। चौथी अनुसूची है, इसके अंतर्गत रट्टा मारना है आपको, इसके अंतर्गत राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है। इसीलिए पहले कुछ इस टाइप में लिखी गई थी, भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पदाधिकारियों के वेतन और पद ग्रहण की शपथ का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। तो दोस्तों ये थे 4 अनुच्छेद। अब मैं पढ़ता हूँ 5वीं अनुसूचियों को। 5 से 7 के लिए अगर आप पीलाइन पढ़ लेते हो दैट विल बी इजी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में प्रशासन, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वर्णन करना। तो 5 से 7 8 कवर हो जाते, बट इसमें मैंने ज़्यादा कवर नहीं किए हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ज़रा कैसे करना है आपको। भाई अनुसूचित और जाति और जनजाति का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुसूची 5 में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और छठे में क्या किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बच्चे भूल जाते हैं इसको, इसके लिए एक वर्ड बनाया हुआ है, अगर आप याद रख सकें तो दैट वर्ड विल बी ममता। ममता को आप ऐसे लिख लीजिए हिंदी में, दैट विल बी ज़्यादा गुड रहेगा। तो माँ से हो जाएगा आपका मेघालय, ठीक है, मेघालय, और फिर माँ से हो जाएगा मिजोरम, और ताश हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और लास्ट में आ रहा है आ से हो जाएगा, आ की मात्रा जो है दैट विल बी असम। तो इस तरीके से भी याद करते हैं, वरना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम मुझे तो एक बार में रट लिया था मैंने पहले जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था। 7वीं दर से इजी टू लर्न, 7वीं और 7 से सूचियों की बात होगी इसके अंदर भाई। 7 से 7वीं भाई, 7 से 7 और 7 से सूची, ये आपका जो पहला लेटर होता है थोड़ा सा जल्दी दिमाग में घुस जाता है। इसमें सूची की बात कर रहा है, जैसे कि संघ सूची हो गई आपकी, राज्य सूची हो गई। चलते हैं आगे, संघ सूची, राज्यवर्ती या फिर समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ हैं। इन तीनों के अंतर क्या क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे ईजी इनको पढ़ना समझना भाई, सिंपल सी बात है। जो संघ सूची में होगा बहुत बड़े बड़े इस सूची के अंदर काफ़ी सेंट्रल लेवल की चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। जैसे मान लीजिए रक्षा की बात करता हूँ मैं, अब रक्षा क्या है, सेंट्रल लेवल पे ही इसकी जो व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होनी चाहिए। इट मीन्स इसको केंद्र ऑपरेट करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, विदेशी मामले में स्टेट का क्या मतलब होता है भैया, तो विदेशी मामले क्या होंगे आपके, ये भी संघ सूची के अंदर आएंगे। तो ऐसे 5 से आपको रट लेने। अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गई, अणु शक्ति हो गई, अणु भी जाहिर सी बात है स्टेट का क्या मतलब होता है इसके अंदर। सीमा शुल्क हो गया। अब जनगणना वगैरह भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी संघ सूची में आएगी, ठीक है। विदेशी ऋण हो गया, डाक एवं तार हो गया, टेलीफोन हो गया, मतलब ऐसे। अब जैसे रेल है, रेलवे की बात करूँ मैं, तो रेल आपका स्टेट लेवल पे तो नहीं है, वो सेंट्रल लेवल पे काम करती है। अब भाई बहुत बड़ी स्थिति पे काम करती है ना रेल, तो रेल भी आपका संघ सूची में आएगा। तो ऐसे ही आपका वायु और जल परिवहन हो गए। मतलब आपको एक हल्का सोचना है, एक बार पढ़ के जाना होगा, ठीक है। किसी बुक से रीडिंग कर लीजिएगा थोड़ा सा कि कौन से संघ सूची में आते हैं और कौन से। अब जैसे राज्य सूची की बात करें, ठीक है, राज्य सूची में क्या होगा आप सोचो थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए
अब पुलिस है, ध्यान देना है, अब पुलिस हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ही कवर करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों ना, क्योंकि बार बोलते हैं ये तो हमारे स्टेट में है ही नहीं, इसको हम कुछ कर नहीं सकते। अब कृषि है, अब कृषि में सच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट देखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वन कृषि हो गया, वन भी कृषि से रिलेटेड ही हो गया, ठीक है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट देखेगी उसके पास कितने जंगल हैं, क्या है, लोक व्यवस्था हो गई, क्रय विक्रय क्या चल रहा है, ठीक है, सिंचाई वगैरह, ये सब आपका राज्य सूची में सम्मिलित होते हैं। अच्छा, समवर्ती सूची में क्या होगा, समवर्ती सूची में क्या होता है, कुछ ऐसा है जो संघ और राज्य दोनों मिलकर ऑपरेट करेंगे। जैसे एग्जांपल लें, अब मैं आपसे कहता हूँ जैसे कि परिवार नियोजन है, ठीक है, परिवार नियोजन वो चीज़ है जो आपका सेंटर के द्वारा परिवार नियोजन हो गया या आपका जनसंख्या नियंत्रण हो गया, ये करना क्या भैया, इसको चलाती हुई सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन एक बात मेरे को देखिए, जब तक स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कैसे ये सक्सेस होगा। भाई स्टेट गवर्नमेंट को पता लगेगा हाँ भाई यहाँ पर ये थी संख्या और अब इतनी हो रही, इसको जो भी है, तो आपको ऐसा सोचना है परिवार नियोजन जनता नियंत्रण कारखाना खुला हुआ है, तो कारखाने के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ तक आ पाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर ही लगा पाएंगे साहब। शिक्षा हो गया, शिक्षा में क्या है भाई, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ आएंगी तभी तो कुछ हो पाएगा ना शिक्षा, इसलिए शिक्षा भी आपकी समवर्ती सूची। आज से 8वीं, यानी अब तक याद करना आसान था आपका, एक बार मैं देखूंगा औरली आपके साथ बिना देखे, इट मीन्स आप भी इसको नहीं देखेंगे, कुछ ऐसा मैं स्क्रीन पर लाऊंगा और देन वी विल रिवाइज। तो 8वीं अनुसूची ये है भाषाओं के बारे में, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं भाई, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। 6वीं में आपको बता चुका हूँ, सब मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, जिसको हमने ममता के नाम से याद किया, ये आपका मैप है, ये सारे के सारे छठे में हैं। अगर ध्यान से देखें, असम ये रहा, जिस वन बांग्लादेश की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, असम ये है आपका, देखिए ध्यान से, ये असम, जिस वन मेघालय, त्रिपुरा ये रहा, मिजोरम ये रहा, यानी कुल मिला के ये कुछ इस तरीके से इसकी बात हो रही है, आपको ये ध्यान देना चाहिए। ये कुल मिला के 4 भाग है इसके अंदर, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इसके राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर नियंत्रण आदि के बारे में ध्यान दिया गया है 6ठी अनुसूची के अंदर। 7 से 7वीं अनुसूची और इसमें बताया गया सूची के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें मैं आपके विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि इसके अंतर्गत 98 विषय 62 और 52, इसको आप लेटेस्ट पढ़ लेंगे थोड़ा सा, वैसे मैंने प्रयास तो लेटेस्ट का ही किया है बट इनमें कई बार बदलाव आ जाता है। 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और एक दुखद पहलू कि इसके अंदर अब तक भोजपुरी भाषा को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 8वीं अनुसूची इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं, मुझे ईयर जहाँ तक उतना तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, बट 2004 में तो 4 नई भाषाएँ ये थी आपकी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया है। और जहाँ तक ईयर की मैं बात करूँ, आई थिंक हाँ यस राइट, 1967 में आपका एक भाषा थी दैट इज सिंधी, सिंधी को इसमें इंक्लूड किया गया था 1967, और एक था आपका 1992 राइट। इसमें 2-3 भाषाएं थी, जैसे कोंकणी, इसमें आपको मणिपुरी पता होना चाहिए, मणिपुरी को ये पेपर में पूछ सकता है। मणिपुरी 1992 में ऐड की गई थी और साथ के साथ इसके नेपाली, एक भाषा और थी इसमें आई थिंक कोंकणी, बट अभी आपको नेपाली और मणिपुर आपको पता होना चाहिए। 1967 बहुत ही रेयर होता है जब पूछता है, लेकिन हाँ 2004 का पता होना चाहिए आपको, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा को इसमें शामिल किया गया था। और 1962 में मणिपुरी, नेपाली एंड कोंकणी ऑल्सो भी आप पढ़ सकते हैं। तो बट इम्पोर्टेंट इज मणिपुरी एंड नेपाली, जो पेपर में मैंने कई बार देखे। ना से 9वीं अनुसूची, 9वीं के बारे में आपको पहले से बता रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। ना से 9वीं, न्याय से न्यायालय, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है। अच्छा 9वीं क्या है, ना से न्यायालय अभी फिलहाल आपको था कि, और 10वीं दा से दल बदल, मैं आपको पहले कमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा बाद में ऐसा क्या है क्या नहीं है। अभी आपको 2 याद हो गई, ना से 9वीं, दा से 10वीं, हमने 3 चीज़ों में दिमाग लगाया, 7 से 7वीं अनुसूची और 7 से सूची के बारे में बताया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वैसे ही ना से 9वीं न्याय के बारे में, न्यायालय के बारे में बात की जाएगी इसके अंदर, ताकि आप याद रखें। और 10 से 10वीं, दा से दल बदल, दल बदल क्या है मैं आपको बताऊंगा, और फिलहाल अभी हल्का सा पढ़ते हैं इसके बारे में। भाई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अगर इकट्ठी याद कराऊँ तो, संपत्ति का अधिग्रहण करके दल बदला और पंचायत राज चलाकर शहरी क्षेत्र में शासन किया, ठीक है भाई। ना से 9वीं संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, कुछ मतलब
कुछ विषय प्रदान कर दिए गए हैं। उनमें से एक जैसे संपत्ति का अधिकार है। अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट, कुछ स्थितियाँ होती हैं जब स्टेट गवर्नमेंट आपकी संपत्ति को देखा जाए तो रख लेती है, अधिग्रहण कर लेती है, और ऐसी कुछ विधियों का इसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन इस अनुसूची में जो भी विषय सम्मिलित किए गए हैं उनको लेकर आप कोर्ट न्यायालय में नहीं जा सकते, मतलब एक तरीके से न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। तो ये आपका ना से नौवीं ना से न्यायालय, इतनी संपत्ति का अधिग्रहण अगर स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट द्वारा होता है तो आप न्यायालय को चुनौती नहीं दे सकती। संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण ना से नौवीं ना से न्यायालय, ना से नौवीं ना से न्यायालय। दा से 10वीं अनुसूची, दा से दल बदल को आप इस तरीके से दिमाग लगाइएगा। वैसे पॉलिटिशियन होते हैं भैया, आज बीजेपी में हैं और कल वो चले जाएंगे कांग्रेस में, है ना। तो इस तरीके से आप ऐसा सोच के भी याद रखते हैं। दा से 10वीं, दा से दल बदल, दा से 10वीं, दा से दल बदल। 11वीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। 11वीं अनुसूची में भैया थोड़ा सा अच्छे तरीके से सुनिएगा। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं काम करने के लिए। किसको? पंचायती राज संस्थाओं को। इसका उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची भैया जो सिटीज़ होती हैं हमारी, जो डेवलप करने के लिए, जो सिटीज़ हैं, जो हमारे जो शहर का विकास एक तरीके से, उसको डेवलप करने के लिए जो यहाँ की स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं, जो कि एक तरीके से फिक्स अब मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, जो सिटीज़ हैं यहाँ की, इनको डेवलप करने के लिए भैया कुछ संस्थाएं हैं, और उनको इसको डेवलप करने के लिए कुछ 18 विषय प्रदान कर दिए गए हैं, 18 सब्जेक्ट्स, कि भैया इन सब्जेक्ट्स में आपको सिटीज़ को डेवलप करना है। ऐसी कुछ संस्थाओं को ऐसी सौंपी गई है। तो एक तरीके से याद हो गया आपको। और अब मैं एक बार पहले 9वीं 10वीं 11वीं को और भी रिविज़न करते हैं। 9वीं ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रथम संविधान संशोधन से मैं बताइए 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, ये भी ध्यान देना है, यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। इट मीन सुप्रीम कोर्ट ही समीक्षा करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। अभी तक 9वीं अनुसूची में 283 अधिनियम है, इसमें राज्य सरकार द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख कर सकता है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी 9वीं, दा से 10वीं और दा से आपका दल बदल बात कर चुका हूँ, ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं है यहाँ पर। ठीक है भैया, ये 52वां संविधान संशोधन था, ये ध्यान रखिएगा आप। 11वीं पंचायती राज है आपका, 29 विषय दिए गए हैं इसके अंदर, बात कर चुके हैं हम लोग पंचायती राज। और 12वीं ये 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया इसको। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से संबंधित 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी अनुसूचियाँ, जो आपको एक या दो बार देखना होगा मुश्किल से, और आई थिंक उसके बाद आपको याद हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।